नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय जुलाई के एग्जाम के लिए ये सीरीज। और इस सीरीज में होने वाले हैं कुल 500 एमसीक्यू। इससे ज़्यादा भी वहाँ पर हो सकते हैं और इसका हर एक क्वेश्चन होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें इजी और हार्ड और मीडियम रेंज सारे पैटर्न हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ताकि जिसको कुछ भी नहीं पढ़ा हो वहाँ से वो तैयारी करेगा तो भी फाइनल तक के हम लोग सारी तैयारी करवा देंगे। आज का पहला प्रश्न है, असेंबली लैंग्वेज में किसका उपयोग किया जाता है? असेंबली लैंग्वेज में किसका उपयोग किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। पहली चीज तो यह है कि हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन में यूज किया है मशीनी भाषा को और सेकंड जनरेशन में हमने यूज किया है असेंबली भाषा को। असेंबली भाषा में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही है कि इसमें किसका उपयोग किया गया है। तो इस नेमोनिक्स का प्रयोग किया गया है। और नेमोनिक्स बेसिकली होते क्या है कि हमको किसी के लिए पूरा नाम लिखने के बजाय हम लोग क्या यूज करेंगे, उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करने वाले हैं। नेमोनिक्स हम ऐसे वर्ड्स को कहते हैं कि लॉन्ग फॉर्म की जगह उसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो असेंबली लैंग्वेज है, यहाँ पर लंबे वर्ड्स की जगह अंग्रेजी के छोटे सिंबल है ना, छोटे वर्ड्स यूज किए जाते हैं और उससे काम हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं किसके बनाते हैं? नेमोनिक्स के माध्यम से बनाते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एम्बेडेड का मीनिंग क्या होता है, पहले अगर उसकी हम बात करें। एम्बेडेड मतलब कि पहले से कोई आपके पास से मशीन है, वो ऑलरेडी काम कर रही है, उसमें किसी एक्स्ट्रा फीचर को आप ऐड करते हो तो वो कहलाता है एम्बेडेड। तो यहाँ पर हमारे पास में है कि एम्बेडेड सॉफ्टवेयर सामान्यतः कहाँ काम में आते हैं। तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर आजकल हमारे यहाँ सभी जगह काम में आते हैं। अगर मैं एम्बेडेड कंप्यूटर की बात करूँ तो हम लोग रिमोट का देखते, कार में सेंटर लॉक जो रहता है वो हमारे पास एम्बेडेड कंप्यूटर का एग्जांपल है। बात हो रही है सॉफ्टवेयर की, मतलब कि चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या डिवाइस, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर हो सकता है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, पहली चीज है ना। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ जैसे वॉशिंग मशीन लगी हुई है, तो वॉशिंग मशीन में नॉर्मल काम तो हम लोग करते हैं, कपड़े धोते हैं, सिर्फ उतना ही होता है, मैनुअल चलती है। अब उसको अगर हम ऑटोमेटिक में लेकर जाते हैं, जो अपडेटेड वाली मशीनें आती है, तो उसमें सारा कुछ कैलकुलेशन कपड़े के अकॉर्डिंग, पानी होगा या उसमें जो भी हम मिला रहे हैं वो सब कौन डिसाइड करेगा? वो सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है। तो वो जो एक्स्ट्रा फीचर हम लोगों ने उसमें डाल दिया है वो कहलाता है एम्बेडेड, है ना। तो वॉशिंग मशीन हो गई हमारे पास में, और जो सॉफ्टवेयर जनरली हम लोग यूज करते हैं जैसे एटीएम हो गया या प्रिंटर हो गया या डिवाइस ड्राइवर हो गया, जिससे वो खुद हमको कोई एक्स्ट्रा फीचर करके दे देता है, प्रिंटिंग के अलावा प्रिंटर अगर कुछ करता है तो, है ना। या हमारी डिजिटल क्लॉक है, तो डिजिटल क्लॉक हमारे को सिर्फ क्या टाइम के अलावा क्या दिखा रही है? वो हमको रूम टेम्परेचर भी बता रही है। तो ऐसे आपको याद रखना है, एम्बेडेड मतलब कि एक्स्ट्रा फीचर, उसकी मुख्य प्रणाली के अलावा और कुछ यूज आप कराना चाहते हो तब। अच्छा, यहाँ पर एक कोर्सेज को याद रखना, एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लेना और संडे के दिन आप लोगों को वहाँ पर एक फुल लेंथ का जो मॉक टेस्ट है बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, तो सभी लोग डाउनलोड करके रखिएगा। इसके अलावा एप्लीकेशन पे हमारे पास में फुल कोर्स है, जिसमें आपको मिल जाता है कंप्यूटर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एमसीक्यू, इसमें आपको मिल जाते हैं, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाती है, इसमें आपको मॉक टेस्ट जो है वो भी इसके अंदर सारा का सारा आपको मिल जाता है। कंप्लीट पैकेज आपके पास में होने वाला है जुलाई तक के एग्जाम के लिए। यहाँ पर जुलाई के लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है। इसमें टोटल 60 टेस्ट आपको मिलते हैं, 40 52 नंबर के हैं और 20 आपको फुल लेंथ 75 नंबर के यहाँ पर टेस्ट वो भी देखने को मिलते हैं। तो आप दोनों चाहकर एप्लीकेशन पे आपको दिखेंगे, आप वहां से चाहो तो ले सकते हो और इसकी एप्लीकेशन की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, एक चीज और कि हमारे पास में इसके पहले की जो सीरीज, मतलब इसके पहले की जो सीरीजें हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और ये जो सीरीज अभी चल रही है इसके वीडियो कहाँ मिलेंगे आपको? वो मिलेंगे आई बटन में, उसको जाकर आप याद से देखेंगे। तो तीसरे नंबर का वीडियो हमारे पास में, इसके पहले के 2 वीडियो आप ध्यान से देखेंगे। हमारे पास में ब्लू रे डिस्क में डेटा रीड और राइट करने के लिए किस लेजर का उपयोग करते हैं? तो ब्लू रे डिस्क जो हमारे पास में होती है उसमें डेटा रीड और राइट करने के लिए हम लोग किस रंग का प्रकाश यूज करते हैं? इसके अलावा ब्लू रे डिस्क का याद रखना कि सिंगल लेयर में इसमें 25 GB डाटा आता है और डबल लेयर में 50 GB डाटा आता है। ये मोटे तौर पर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ट्रिपल लेयर में 100 GB और अगर हम 4 लेयर की बात करें तो उसमें 128 GB डाटा आता है, वो भी आप याद रखेंगे। यहाँ पर जो प्रश्न है वो ये है कि डाटा को रीड और राइट करने के लिए हम लोग किस रंग का प्रयोग कर रहे हैं? तो हम लोग नीले और बैंगनी,
ब्लू एंड वायलेट इस लेजर लाइट का यूज कर रहे हैं। और क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इसके जो तरंग दैर्घ्य है, इसके तरंग दैर्घ्य क्या में नापेंगे हम? 405 किसमें? नैनोमीटर। 405 नैनोमीटर का इसका तरंग दैर्घ्य होता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे पास में है पर्सनल कंप्यूटर सामान्यतः किस कैटेगरी में आता है? पर्सनल कंप्यूटर पीसी जो छोटा कंप्यूटर होता है वो किस कैटेगरी में आता है? देखिए कैटेगरी वाइज ये क्लासिफिकेशन है, जब कंप्यूटर का पढ़ते हैं तो हम लोग को वहां पर मिलता है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो हमारे पास में जो पीसी होता है ये हमको कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है हमको माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत मिलता है। इसके अलावा माइक्रो कंप्यूटर में पीसी तो है ही, डेस्कटॉप की बात हो गई, इसके अलावा लैपटॉप हमको मिल जाता है, हमको टैब मिल जाता है, हमको पीडीए मिल जाता है ना। इसके अलावा मोबाइल जो है वो भी हमारे पास यहीं पे आता है और प्लांटॉप मिल जाता है। कुल मिलाकर इतने ही हमारे पास में माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जो हम यूज करते हैं। और सारे के सारे कैसे होते हैं? ये पर्सनल कंप्यूटर ही होते हैं, ऐसा भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसको याद रखना। हाँ, एक चीज और याद रखना कि माइक्रो कंप्यूटर में जो प्रोसेसर यूज किया जाता है उसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेन फ्रेम कंप्यूटर का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर अगर हम बात करें तो अगर पीसी जो होते हैं मतलब माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं हमारे पास में, ये निम्न स्तर के कंप्यूटर है। मध्यम स्तर में हमारे पास मिनी कंप्यूटर आता है और मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर ये हायर रेंज में आता है, या उच्च विस्तार वाले हमारे पास में कंप्यूटर होते हैं। इसका यूज कहाँ किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का हम लोग यूज करते हैं एज अ सर्वर, सर्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। सर्वर के रूप में कहाँ प्रयोग करते हैं? हमको बोल रहा है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक्स, केवल घर में मोबाइल आदि। क्या आएगा इसका? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मतलब बड़ी संस्थानों में किया जाता है ना, जैसे कि बैंक हो गया है ना, या कोई बहुत बड़ा ऑफिस होगा। या हम नॉर्मली जो सर्वर सुनते हैं कि सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है, एक्चुअली में क्या है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर ही है जो डाउन होगा, है ना। इसके अलावा छोटी कंपनियां होगी जो एक बिल्डिंग में चल रही है, वहां पर यूज किया जाता है मिनी कंप्यूटर को एज अ सर्वर। तो छोटी कंपनियां एक जगह पे सारे कंप्यूटर लगे हैं तो मिनी कंप्यूटर को हम सर्वर के रूप में यूज कर सकते हैं। अदरवाइज एग्जाम में सिर्फ सर्वर पूछे तो भी राइट आंसर ये होगा, बड़ी कंपनी पूछे तब भी राइट आंसर यही होगा, है ना। और मिनी का सिर्फ छोटी कंपनी के साथ सर्वर जाएगा, वो भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एएलयू का मुख्य कार्य क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कंप्यूटर में जितने भी प्रकार की अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं की जाती है किसके द्वारा की जाएगी? एएलयू के द्वारा की जाएगी। हमको बोल रहा है डेटा परमानेंटली स्टोर करना, अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन करना, स्क्रीन आउटपुट और इंटरनेट कनेक्शन। तो यहाँ पे अर्थमेटिक और लॉजिकल जो ऑपरेशन है मतलब अंकगणितीय और तार्किक जो गणनाएं हैं वो कौन करने वाला है? तो वो करेगा हमारा एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसको याद रखिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। मैंने आपको फुल फॉर्म शॉर्टकट की तैयार करने का बोला है, वो तैयार करके आप याद से रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल यूनिट, तो ये सीयू है ना, सीयू की स्पीड्स याद रखना। सीयू के लिए क्वेश्चन आता है, सीयू को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉक बोलते हैं, है ना। डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को हम लोग क्लॉक कहते हैं या आधुनिक कंप्यूटर। इसके अलावा इसकी स्पीड हम हर्ट्ज में नापते हैं, ये भी याद रखना। ये बोल रहा है इसका मुख्य कार्य क्या है? हमको बोल रहा है इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना, डेटा को प्रिंट करना, इमेज को स्कैन करना और फाइल को कंप्रेस करना। देखिए कंट्रोल यूनिट क्या होती है? बेसिकली हमारे कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स लगे हुए रहते हैं उन सभी को कंट्रोल करेगी, उनके बीच में सामंजस्य मतलब कि कोऑर्डिनेट करने वाला काम किसका है? कंट्रोल यूनिट का है। इसके अलावा जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं इनपुट डिवाइसेस के द्वारा उसको वापस नॉर्मल फॉर्म में मतलब कंप्यूटर के समझने के लिए डिकोड कौन करता है? तो वो करता है हमारे पास में कंट्रोल यूनिट, ये याद रखना, है ना। तो इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, उनको डिकोड भी करेगा और कोऑर्डिनेट करता है किसको? सारे हार्डवेयर पार्ट जितने भी कंप्यूटर में लगे हैं उनको। ठीक है, तो याद रखिएगा मुख्य काम इसी का है और ये काम करता है किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्देश पे काम करता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मदरबोर्ड को कंप्यूटर में क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड वैसे तो कंप्यूटर का बैकबोन होता है ना। बैकबोन ऑफ कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी इसे कहा जाता है, उसको आप याद रखेंगे। कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं
कहाँ लगे होते हैं वो मदरबोर्ड पर ही जाकर लगे होते हैं, इसलिए उसको बैकबोन ऑफ कंप्यूटर हम लोग कहते हैं। इसके अलावा इसके अदर जो नाम है मदरबोर्ड के, तो इसको हम लोग बेस बोर्ड बोलते हैं, इसको लॉजिक बोर्ड बोलते हैं, इसको मेन बोर्ड भी हम लोग बोलते हैं, और मदरबोर्ड तो हम लोग इसको बोलते ही है। ये भी याद रखना, एग्जाम का क्वेश्चन है। तो हमारे को बोल रहा है आउटपुट डिस्प्ले बोर्ड है, मेन सर्किट बोर्ड है, एक्सटर्नल स्टोरेज बोर्ड है, या प्रिंटेड बोर्ड है। तो हमारे पास में मदरबोर्ड जो होता है वो क्या होगा, मेन मतलब मुख्य सर्किट बोर्ड होता है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ग्राफिक्स कार्ड का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता है। देखिए ग्राफिक्स कार्ड वैसे तो हम एक बार एग्जाम में क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से जनवरी या मार्च के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे कंप्यूटर में है ना जो नॉर्मल ग्राफिक्स होता है वो कौन सा होता है। तो हमारे कंप्यूटर जैसे हमने इंस्टॉल कर लिया, उसमें नॉर्मल जो ग्राफिक्स होता है वो होता है स्टैंडर्ड, ठीक है, VGA का रहता है, वो स्टैंडर्ड रहता है। अगर आपको हाईली ग्राफिकल वर्क करना है या आपको गेम वगैरह खेलना है, तब हमको जरूरत पड़ती है किसकी, ग्राफिक्स कार्ड की, हमको तब वहाँ पे जरूरत पड़ती है। फिर अलग अलग कंपनी की हम लोग ग्राफिक्स कार्ड वहाँ पर यूज करते हैं, सबसे ज्यादा हम लोग GeForce के यूज करते हैं, उसको आप याद रखिएगा। तो ग्राफिक्स कार्ड का उपयोग हम क्यों करते हैं, साउंड आउटपुट इंप्रूव करने के लिए, इसके लिए हम साउंड कार्ड का यूज करते हैं, याद रखना। नेटवर्क स्पीड बढ़ाने के लिए बेसिकली हम मॉडेम के ऊपर फोकस ज़्यादा निर्भर करते हैं और कनेक्शन के ऊपर। विजुअल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग के लिए, तो हाँ हम विजुअल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग के लिए ग्राफिक्स कार्ड का यूज़ करते हैं, इसको आपको याद रखना है, बिना इसके प्रॉब्लम जाएगी, अच्छी क्वालिटी नहीं मिलने वाली है ना। फाइल कंप्रेस करने के लिए हम अलग अलग कंप्रेसिंग के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कि WinZip हो गया, 7zip हो गया, है ना, WinRAR हो गया, इन लोगों का हम लोग प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है LCD का संबंध किससे है। LCD बेसिकली हमारे पास में मॉनिटर होता है, और LCD का फुल फॉर्म हमसे बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है क्या होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका फुल फॉर्म याद रखना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये इसका फुल फॉर्म है, इसको याद रखना है ना। और याद रखना अगर आपसे एग्जाम में पूछे किसका, LED का अगर पूछता है तो उसको क्या बताएंगे आप, लाइट इमिटेड डायोड, है ना, क्या बताएंगे, लाइट इमिटेड डायोड। और अगर TFT का पूछ लिया तो उसको बता दीजिए थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। और अगर आपसे CRT का पूछा तो उसको बता दीजिए कैथोड रे ट्यूब। और 3D का अगर पूछ लिया उसने तो उसको बता दो 3 डायमेंशन, 2D 2 डायमेंशन हो गया। इतने ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है OCR किस प्रकार के डेटा को रीड करने में मदद करता है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर बेसिकली हम लोग यूज करते हैं कि बहुत पुराने दस्तावेज होंगे, अब वो प्रिंटेड भी हो सकते हैं या हाथ से साफ साफ लिखे हुए होंगे, तो उनको स्कैन करने के लिए एक्यूरेट मैट्रिक्स के आधार पर ये स्कैन करता है। और नॉर्मल जो हम लोग स्कैनर यूज करते हैं उससे इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, हमको बोला प्रिंटेड और हैंड राइटिंग टेक्स्ट, मैग्नेटिक डिस्क, ऑडियो सिग्नल, नेटवर्क केबल। तो इसका यूज़ हम करते हैं प्रिंटेड, मतलब पुराने जो दस्तावेज प्रिंट है या नए वाले, और हाथ से अगर साफ साफ लिखा हुआ है तो उसको एज इट इज़ कॉपी करेगा कौन, OCR, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बारकोड रीडर का मुख्य उपयोग क्या है। बारकोड रीडर बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, बारकोड्स आपने देखे होंगे इस तरीके से। अच्छा, बारकोड के क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना। क्या तैयार करना है आपको कि कितने प्रकार के बारकोड आते हैं और कहाँ कहाँ यूज में किए लाए जाते हैं, याद से तैयार करिएगा, है ना, एग्जाम में आएगा। हमारे पास में स्टैंडर्ड बारकोड जो होता है ये कितना होता है, ये 12 डिजिट का होता है। इसमें 6 डिजिट मैन्युफैक्चर के लिए और 6 डिजिट जो रहते हैं वो इस प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन के लिए रहते हैं। बेसिकली बारकोड कहाँ यूज किया जाता है, गुड्स पर। जो प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं, चाहे पेन हो या बड़े बड़ी चीजें हो, उसके ऊपर बारकोड्स इस तरीके से होते हैं और नीचे नंबर लिखे रहते हैं, है ना। तो बारकोड रीडर की सहायता से इसको स्कैन किया जाता है, तो यहाँ के जो नंबर होते हैं सीधे कंप्यूटर के लिए इनपुट के लिए चले जाते हैं, याद रखना। और आपका काम क्या है, कितने प्रकार के हम लोग बारकोड्स यूज करते हैं उन सभी की लिस्ट बनाइए और कहाँ कहाँ यूज पे लाया जाता है वो तैयार करिएगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेगा। हालांकि हम लोग यहाँ पे कवर कराएंगे इंडिविजुअल्स सारे, लेकिन आप पहले से तैयार करके रखेंगे तो वहाँ आपका रिविजन हो जाएगा। बारकोड का मुख्य उपयोग क्या है, हमको बोल रहा है प्रोडक्ट कोड स्कैन में, ऑडियो एम्पलीफाई में, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करने में, वीडियो रेंडर करने में। वीडियो रेंडर करने में तो हम रेंडिंग के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करने के लिए वर्ड वगैरह यूज करते हैं हम, ऑडियो एम्पलीफाई करने के लिए हम एम्पलीफायर यूज करते हैं। और यहाँ पर क्या आएगा,
प्रोडक्ट कोड स्कैन करने के लिए, ये प्रोडक्ट कोड होगा, सब वस्तुओं पर रहता है, इसको स्कैन करने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ने वाली है बारकोड रीडर की। याद रखना बारकोड रीडर का एक और क्वेश्चन है कि इसमें लाल रंग उत्सर्जित होता है और ये ऑप्टिकल मतलब लेजर पर काम करता है, ये भी याद रखिएगा। बायोमेट्रिक सेंसर किस इंफॉर्मेशन को पहचानने में उपयोग करता है? बायोमेट्रिक जो सेंसर होता है वो कौन सी इंफॉर्मेशन को पहचानने मतलब स्कैन करेगा? देखिए बायोमेट्रिक सेंसर बेसिकली हमारे पास हाथ की फिंगर्स होती है, थंब इंप्रेशन हम यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या यूज करते हैं, तो आंखों का जो रेटिना होता है, आइरिस है ना, उसको स्कैन किया जाता है। याद रखना ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। दो क्वेश्चन हो गए अलग अलग। इसके अलावा यहाँ पर प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि इसका उपयोग हम कहाँ क्यों करते हैं ना, तो व्यक्ति की यूनिक बायोलॉजिकल पहचान, केबल फाइल एक्सटेंशन, इंटरनेट स्पीड और स्क्रीन रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर हमको पता है कि बायोमेट्रिक क्या करेगा, किसी व्यक्ति की यूनिक बायोलॉजिकल पहचान के लिए हम लोग बायोमेट्रिक्स का यूज करते हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लाइट पेन किस तरह की डिवाइस है? तो लाइट पेन बेसिकली हम लोग यूज करते हैं है ना कि यहाँ पर किसी भी सरफेस पे हम लोग उसको चलाएंगे और बेसिकली याद रखना कि लाइट पेन जो होता है उसके अंदर खाली पाइप होगा, उसके अंदर फोटो सेल होंगे, छोटे छोटे सेल लगे होते हैं और पॉइंटर पे क्या करेगा, प्रकाश को सेंस करता है। तो जहाँ पे हम उसको चलाते हैं वहां से हम जो भी आकृति बना रहे हैं सीधे कहाँ बनती है, हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बनती है ना। तो इतना लाइट पेन के लिए याद रखना। और लाइट पेन बेसिकली है क्या, हमको बोल रहा है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, ऑडियो इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या पावर बैकअप डिवाइस। तो जो लाइट पेन होते हैं वो बेसिकली क्या है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, याद रखना। इसके अलावा जो अदर पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस हमारे पास में है वो कौन कौन से हैं, तो एक हमारे पास में है माउस, एक हमारे पास में है जॉयस्टिक, एक हमारे पास में है ट्रैक बॉल और टच स्क्रीन भी जो है वो भी हमारे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है, आप याद रखेंगे है ना, इंक्लूडिंग लाइट पेन। इसके बाद है स्कैनर का मुख्य कार्य क्या है? स्कैनर क्या करता है ये बेसिकली कि हमारे पास जो कॉपी होती है, जो प्रिंट आउट निकला होगा किसी भी चीज का, उसको स्कैन करके कंप्यूटर में भेजने के लिए ऐसा यूज हम लोग करते हैं। तो कंप्यूटर बेसिकली हमारे पास में जो कागज होगा वो क्या होगा, वो हार्ड कॉपी होगी, उसको बदला जाएगा किसमें, सॉफ्ट कॉपी में। किसके द्वारा, स्कैनर के द्वारा। तो कंप्यूटर की जो सॉफ्ट कॉपी होती है उसको हम बोलते हैं डिजिटल कॉपी। तो हमारे पास में हार्ड कॉपी टू डिजिटल कॉपी, सॉफ्ट कॉपी टू पेपर प्रिंट, ऑडियो एम्पलीफायर, नेटवर्क इनक्रिप्शन। तो हम लोग क्या करते हैं स्कैनर का यूज, तो हार्ड कॉपी होगी उसको डिजिटल या सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए हम लोग स्कैनर का यूज करते हैं, याद रखना। और स्कैनर का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता ही है, तो टॉपिक पूरा कवर खत्म करके रखिएगा। इसके बाद है इंपैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग किसके द्वारा होती है? इंपैक्ट प्रिंटर, मोटे तौर पर हम लोग दो प्रकार के प्रिंटर पढ़ते हैं, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो इंपैक्ट प्रिंटर की डेफिनेशन बोलती है कि ऐसे प्रिंटर जो कागज पर प्रिंट करने के लिए हैमर स्ट्रोक का प्रयोग करता है, दाब डालकर पेपर पर प्रहार करके दाब डालकर प्रिंट करता है। तो दाब डालेगा उसकी पीने, तो किसी और माध्यम की आपको जरूरत पड़ेगी ना, तभी तो शाही कहाँ छपेगी, कागज पे छपेगी। तो वहां पर यूज किया जाता है किसका, रिबन का यूज किया जाता है, स्याही में डुबोई गई रिबन। तो जितने भी हमारे पास इंपैक्ट प्रिंटर है इसमें सभी जगह पर रिबन का ही प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है ना। जो टाइपराइटर में लगा करती थी वैसी रिबन। तो हमारे पास में है बिना कनेक्ट के इंक स्प्रे, रिबन पर मैकेनिकल स्ट्राइक करके, लेजर बीम्स के से है ना, और हेडलेस्ट ऑप्टिकल स्कैनिंग से, हीटलेस्ट है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो यूज करते हैं इंपैक्ट प्रिंटर में वो क्या यूज करते हैं, रिबन है ना, और मैकेनिकल क्या करेंगे, स्ट्राइक, स्ट्रोक लगाकर और फिर प्रिंट करते हैं, हैमर स्ट्रोक हम लोग उसको बोलते हैं, याद रखिएगा ठीक। और डीएमपी सबसे अच्छा एग्जांपल उसका डीएमपी है जिसमें कार्बन कॉपी भी निकलती है, वो भी याद रखिएगा। लेजर प्रिंटर किस कैटेगरी में आता है? तो लेजर प्रिंटर बेसिकली हमारे पास में, अगर हम इंपैक्ट प्रिंटर की बात करें, जैसे इंपैक्ट प्रिंटर है, अगर इसकी बात करें तो हमारे पास में दो आते हैं। कौन से? एक हमारे पास में आता है कैरेक्टर प्रिंटर और एक हमारे पास में आता है लाइन प्रिंटर। कौन से? इंपैक्ट प्रिंटर में। और कैरेक्टर प्रिंटर कौन कौन से हमारे पास में? तो एक हमारे पास में डीएमपी और एक हमारे पास में क्या होता है, एक हमारे पास में डेजिबल।
वही अगर लाइन प्रिंटर की बात करें तो लाइन प्रिंटर में हमको मिल जाता है ड्रम प्रिंटर, हम लोग को मिल जाता है बेंड प्रिंटर और हम लोग को मिलता है चेन प्रिंटर। कहाँ पर? लाइन में। अगर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो यहाँ पर हमको मिलता है लेजर प्रिंटर, यहाँ हमको मिलता है इंकजेट प्रिंटर और यहाँ हमको मिलता है थर्मल प्रिंटर। तो बेसिकली जो लेजर प्रिंटर है वो कहाँ पे आएगा? आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आने वाला है, इसको याद रखना। ये कागज पर प्रिंट करने के लिए हैमर स्ट्रोक का प्रयोग नहीं करता है। प्लॉटर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? प्लॉटर बेसिकली क्या होते हैं? बड़ी सी मशीन है, बड़े बड़े आकार में हमको प्रिंट करना है और अच्छी क्वालिटी में। बड़े बड़े आकार में अच्छी क्वालिटी में अगर हमको प्रिंटिंग चाहिए तब हम प्लॉटर का यूज करते हैं। प्लॉटर मुख्य रूप से दो प्रकार के आते हैं, एक फ्लैट बेड प्लॉटर जिसमें पेपर का आकार निश्चित होता है और एक आता है ड्रम प्लॉटर जिसमें असीमित आकार की प्रिंटिंग हम लोग निकाल सकते हैं। इसके आधार पर फिर अलग अलग प्लॉटर हमको देखने को मिलते हैं कि हमको पेन प्लॉटर मिल रहा है ना, यहाँ हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर मिल रहा है, हमको इंकजेट प्लॉटर मिल रहा है, या फिर हमको मिलता है फाइनली इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया और ये फ्लैट बेड प्लॉटर है ना। रेडियम कटर जो होता है वो भी हमारे पास में क्या है? एक प्रकार का प्लॉटर होता है, याद रखिएगा। तो ये प्लॉटर का उपयोग मुख्य रूप से क्यों कर रहे हैं हम लोग? तो लार्ज साइज में ड्राइंग या मैप्स वगैरह होंगे उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, है ना। इसके अलावा याद रखना किसी बिल्डिंग का आपको ब्लूप्रिंट प्रिंट करना है तब भी हम क्या यूज करेंगे? प्लॉटर यूज करेंगे। रेलवे की साइट्स के मैप प्रिंट करने हैं हमको तब भी हम यूज करने वाले हैं प्लॉटर का ही, याद रखिएगा। VDU का फुल फॉर्म क्या है ना? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, है ना। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बोला हम तैयार करने का, तो आप फुल फॉर्म तैयार करिएगा, है ना। ज़्यादा नहीं, 50-50, 100-100 तैयार कर लेंगे। यहाँ से भी अगर हमने रोज 10-10 भी याद करना स्टार्ट करें, है ना, तब भी हम लोग 200-250 आराम से तैयार कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, है ना। तो रोज तैयार करिए। क्या आएगा इसका? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यही वाला है। अगला क्वेश्चन है इंकजेट प्रिंटर किस तरह का प्रिंटर है? अच्छा, इंकजेट प्रिंटर बेसिकली हमारे पास में क्या है? तो ये वही इम्पैक्ट प्रिंटर है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों को देख लिया, स्याही की फुहार स्प्रे से प्रिंट करता है। लेजर प्रिंटर टोनर यूज करता है, लेजर बीम यूज करता है, ठीक। और थर्मल प्रिंटर जो होता है उसमें या ताप यूज करता है। और इंक जो हमारे पास इंकजेट है, मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर जितने भी हमारे पास में इम्पैक्ट प्रिंटर सारे के सारे रिबन का यूज करते हैं। इंकजेट प्रिंटर इंक ड्रॉपलेट्स स्प्रे करके, रिबन स्ट्राइक करके, मैग्नेटिक हेड से या ऑप्टिकल बीम से लेजर प्रिंटर यूज करता है। मैग्नेटिक वाला हम लोग यूज नहीं करते हैं। और रिबन स्ट्राइक कौन करते हैं? सारे के सारे इम्पैक्ट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो क्या करेगा? ड्रॉपलेट्स स्प्रे करेगा, जो छोटी छोटी बूंदे हैं उसको स्प्रे करके प्रिंट करेगा। याद रखने एग्जाम में क्वेश्चन आता है बबल प्रिंटर। तो बबल प्रिंटर बेसिकली क्या है? इंकजेट प्रिंटर है, ये याद रखना है। SSD का फुल फॉर्म क्या है ना? SSD जो कि हार्ड डिस्क को क्या कर रही है? रिप्लेस कर रही है। और एक चीज और याद रखना है, क्वेश्चन आता है हार्ड डिस्क क्या है आपके पास में? एक फिक्स डिस्क है। जैसे हम लोग हार्ड डिस्क से रिप्लेस कर रहे हैं तो हार्ड डिस्क एक बार कंप्यूटर में लगा दी फिर निकालते नहीं है, वैसे SSD एक बार हम कंप्यूटर में लगा देते तो फिर रोज रोज उसको नहीं निकालते हैं। इस तरह से वो फिक्स डिस्क हो जाती है। इसके अलावा जब हमारे पास SSD है, ये क्या है? एक प्रकार की फ्लैश ड्राइव है। फ्लैश ड्राइव कहने का मतलब इसके अंदर कोई भी भाग मूवेबल नहीं है, घूमता नहीं है कोई भी भाग, सारे फिक्स रहते हैं, इसलिए फ्लैश ड्राइव कहा जाता है। एक क्वेश्चन और याद रखना कि इसमें डाटा स्टोर करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का यूज कर रहे हैं। बस इतने क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं और आपको 1 नंबर मिलने वाला है। अच्छा, फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये वाला है। इसके बाद में है फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज है? फ्लॉपी के बारे में हम लोगों ने शायद पहले यूनिट में, पहला जो वीडियो था उसमें बात करी है। हालांकि फ्लॉपी हमारे पास 3 प्रकार की होती है, 8 इंच की, 5.25 इंच की और 3.5 इंच की फ्लॉपी हमारे पास में होती है। और उसके अंदर पतली झिल्ली होती है जो कि माइलर की बनी होती है और उसके ऊपर मैग्नेटिक पदार्थ की लेयर चढ़ाई जाती है और ट्रैक और सेक्टर में उसमें डाटा सेव होता है, ठीक है। तो हमारे पास में जो फ्लॉपी है ये किस प्रकार का स्टोरेज है? हमको बोल रहा है मैग्नेटिक स्टोरेज है, ऑप्टिकल है, सेमीकंडक्टर आधारित है या क्लाउड स्टोरेज है। तो हमारे पास में जो फ्लॉपी डिस्क है, मैंने बताया कि माइलर की बनी है और उस पर क्या है? मैग्नेटिक पदार्थ की परत चढ़ाई गई है, ये याद रखना है। ऑप्टिकल स्टोरेज में सारी CD, DVD, ब्लूरे डिस्क आ गई। सेमीकंडक्टर आधारित में हमारे पास में जो रजिस्टर जहाँ जहाँ यूज़ कर रहे हैं वो आ जाएगा। और क्लाउड स्टोरेज में जो वेब पर हम लोग डाटा सेव करते हैं वो क्लाउड स्टोरेज में आता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से
कौन वोलेटाइल स्टोरेज नहीं है? वोलेटाइल की डेफिनेशन हमको पता है कि ऐसे डिवाइसेस या ऐसे स्टोरेज डिवाइसेस जिनके अंदर की सूचना बिजली सप्लाई बंद करने पर नष्ट हो जाती है, वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। और जिनकी बिजली सप्लाई बंद करने पर नष्ट नहीं होती है उनको नॉन वोलेटाइल कहते हैं। इतना सा याद रखना है। तो बिजली से अपने सप्लाई आपने बंद कर दी तो उसके अंदर की सूचना क्या होगी? नष्ट हो जाएगी, वो होगी वोलेटाइल। अब देखो ऑप्शन हमको बोल रहा है रैम, कैश, रजिस्टर और एसएसडी। तो रैम हमारे पास में क्या है? ये वोलेटाइल है भैया। इसके अंदर की सूचना लाइट जाती है वैसी नष्ट हो जाती है। कैश मेमोरी भी कैसी है? रजिस्टर से मिलकर बनी है। और रजिस्टर खुद कैसे है? वोलेटाइल है। जब तक कि बिजली सप्लाई मिलेगी डाटा रहेगा, नहीं तो फिर नष्ट हो जाएगा। तो इसी से मिलकर क्या बनी? कैश मेमोरी। तो ये भी कैसी हो गई? वोलेटाइल होगी। तो आलो और ये तीनों कैसी हमारे पास में? वोलेटाइल मेमोरी है। बिजली सप्लाई बंद, डाटा खत्म। एसएसडी जो है ये क्या, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, फिक्स डिस्क है, सेकेंडरी स्टोरेज है। इसको लाइट जाने नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर सूचना आपने डाल दी, वो उसी में रहने वाली है ना। जब चाहो पावर दो और यूज कर लो। तो ये होगा, क्योंकि प्रश्न क्या बोल रहा, कौन सी नहीं है? तो ये वाली नहीं है। ये कैसी हो गई? नॉन वोलेटाइल हो गई। निम्न में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पहचानना है आपको। ठीक है, बेसिकली हमारे पास में सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ते हैं, मोटे तौर पर 2 पढ़ते हैं और कैटेगरी वाइज फिर हम 4 प्रकार के पढ़ लेते हैं। 2 प्रकार में कौन कौन से हमारे पास में? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है और फिर हमारे पास में है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम लोग मोटे तौर पर क्या पढ़ते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर पढ़ते हैं। थोड़ा सा डीप में जाते हैं, जब हम कैटेगरी वाइज में जाते हैं तो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत यूटिलिटी और जो हमारे ट्रांसलेटर है उनको पढ़ लेते हैं और बायोस फर्मवेयर हम लोग वहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो इतना हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन से सॉफ्टवेयर है? ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें एक्चुअल हमारा काम होना है। जो भी ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें हमारा एक्चुअल काम होता है वो क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक, इसमें डायरेक्ट हम लोग काम नहीं करते, इसमें काम करने के लिए हमको दूसरी एप्लीकेशंस लगती है। फिर डिवाइस ड्राइवर हमारे पास में किसी जो हार्डवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं उसको चलाने के लिए अनिवार्य होता है। हाँ, तो वो तो उसको चला रहा है, पर उस ड्राइवर को, उस प्रिंटर को एक्सेस अगर हमको करना है तो हमको क्या लगेगा? एक सॉफ्टवेयर लगेगा, तभी हो पाएगा। एमएस वर्ड हमारे पास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हमको लेटर राइटिंग करनी है तो हम लोग इसी में करने वाले हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बायोस क्या है? बायोस हमारे पास में रोम होता है और इसके अंदर इनपुट आउटपुट के निर्देश होते हैं, है ना। और जो फर्मवेयर के लिए हम देखते हैं, रोम चिप की बात करें तो वो उसके अंदर क्या होता है? बायोस होता है, याद रखिएगा। तो ये प्रोग्राम हमारे पास में सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ये एप्लीकेशन वाला है ना। और बाकी ये दोनों, ये भी कैसे है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसको याद रखना है एमएस वर्ड को। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मतलब कि जिसके हमको पैसे लगते भी या फ्री नहीं मिलते, मतलब उसका मालिकाना हक किसी व्यक्ति के पास में होता है या किसी संस्था के पास में होगा, वो आपसे पैसे लेगा उसका यूज करने के लिए, है ना। तो क्या होगा आपके पास में? वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हो गया। फिर हमारे पास में आता है ओपन सोर्स, मतलब फ्री वाले, जिसके पैसे नहीं लगते हैं, आप जाइए यूज करिए, है ना। तो वो वाले सॉफ्टवेयर जिनके पैसे नहीं लगते हैं, आप डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए और काम करिए, वो ओपन सोर्स हो गए। और जिनके हमको पैसे लगते हैं, की लगती है ऑथेंटिकेशन के लिए हमको, या आईडी पासवर्ड लग रहा है, वो हमारे पास में सारा का सारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होने वाला है। हमको बोल रहा है जिसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होता है, ये तो ओपन सोर्स हो गया, ओपन सोर्स हो गया वो, है ना। जिसका ऑनरशिप किसी व्यक्ति के पास में होता है, तो ये हो गया है कौन सा? प्रोप्राइटरी। जो केवल हार्डवेयर पार्ट होता है, जो केवल वायरस स्कैन करता, तो ये दोनों प्रश्न से रिलेट नहीं कर रहे हैं, दोनों चीजें रिलेट कर रही है। तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? ये वाला, कि किसी के पास उसकी ऑनरशिप होगी। अगर वो फ्री मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? ओपन सोर्स हो जाएगा, ये याद रखना है। पैसे लग रहे हैं इसलिए क्या है? प्रोप्राइटरी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का सही एग्जाम्पल कौन सा है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे पास में कुल 5 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं, याद रखिएगा, है ना। मैं पांचों लिख देता हूं आपको, 1 2 3 4 और ये 5। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो हमारे पास में क्या है? डीफ्रैगमेंटर। डीफ्रैगमेंटर क्या करता है? ये अव्यवस्थित फाइलों को डिस्क में अरेंज करता है, फ्री स्पेस मिल जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। फिर हमारे पास में क्या आता है? क्लीनर है, ऐसी फाइलें जिनको बहुत लंबे समय से आपने उपयोग नहीं किया है उसको ढूंढेगा और फिर आपकी परमिशन से हटाएगा। फिर आता है
कंप्रेशन क्या होता है, जब आपकी डिस्क फुल हो जाती है तो सारी फाइलों को कंप्रेस करके छोटा कर देता है, तो आपके डिस्क में और स्पेस मिल जाता है, फिर आप उसमें और डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास में आता है बैकअप। बैकअप क्या करता है, तो आप आपके डिस्क का या पूरे के पूरे हार्ड डिस्क का क्या ले सकते हो, बैकअप ले सकते हो। और बैकअप जब भी स्टोर होगा तो कंप्रेस फाइल में स्टोर होगा, और उसके वापस कंटेंट अगर आपको देखने हैं बैकअप फाइल के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रीस्टोर करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। फिर आता है हमारे पास में एंटीवायरस। एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर को हार्मफुल प्रोग्रामों से बचाता है, जो नुकसान पहुंचाने वाले प्रोग्राम है उनसे हमारे कंप्यूटर को बचाता है। एंटीवायरस क्या होगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होगा। याद रखना कुल मिला के 5 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे पास में होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम आए तो कौन सा दिख रहा है आपको, एंटीवायरस आपको दिख रहा होगा, और यही हमारे प्रश्न का राइट आंसर है ना। इसके अलावा सारे हार्डवेयर है हमारे पास। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। लाइनेक्स तो भैया बहुत बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास में है, ये फ्री मिलता है, इसको आप इंस्टॉल करिए, चलाइए। बस इसके सिक्योरिटी लेवल थोड़ा सा हाई, मतलब ज़्यादा ही हाई होता है, इसलिए नॉर्मल लोग इसका यूज़ भी नहीं करते, है ना। तो क्या होगा, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, नहीं प्रोप्राइटरी नहीं है। कैसा, ये ओपन सोर्स है, फ्री मिलता है ये, तो प्रोप्राइटरी नहीं होगा। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, तो हाँ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये वाला जो आंसर होगा ये इसका सही है। हार्डवेयर यूटिलिटी है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन नहीं। क्या है ये, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो फ्री मिलता है, आप इंस्टॉल करिए। और इसका क्वेश्चन रिपीटेडली हमारे एग्जाम में आते रहता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरप्रेटर किस तरह प्रोग्राम ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर बेसिकली कंपाइलर और इंटरप्रेटर और असेंबलर, 3 प्रकार के ट्रांसलेटर हम लोग यूज करते हैं, और ये तीनों के तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। इंटरप्रेटर क्या करता है, तो किसी भी प्रोग्राम में जितने भी वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, तो लाइन स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक बार में केवल एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करता है, जबकि कंपाइलर क्या करता है, एक बार में पूरे को। इतना से याद रखना, दोनों में अंतर। तो भाई इंटरप्रेटर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ, ये कंपाइलर करता है भैया, तो ये तो नहीं करता है। लाइन बाय लाइन, तो हाँ लाइन बाय लाइन वो करता है, केवल लास्ट लाइन या कमेंट को करेगा, तो ये दोनों गलत है। क्या करेगा, लाइन बाय लाइन, मतलब एक बार में केवल एक लाइन या सेंटेंस को ट्रांसलेट करता है इंटरप्रेटर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन ट्रांसलेट करता है। तो जो असेंबली लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, और हमने बात भी करी है, नेमोनिक्स यूज किए जाते हैं इसमें शॉर्ट फॉर्म में। तो हमारे पास असेंबली भाषा में अगर कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसको मशीनी भाषा में अगर आपको ट्रांसलेट करना है, तो हमको जरूरत पड़ने वाली है वहां पर किसकी, असेंबलर की जरूरत पड़ने वाली है, किसकी, असेंबलर की। और कंपाइलर इंटरप्रेटर की जरूरत हमको हाई लेवल लैंग्वेज में पड़ने वाली है ट्रांसलेट करने के लिए मशीनी भाषा में, ठीक है। और ब्राउजर तो आपको मालूम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, www को एक्सेस करने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। फिर सोर्स कोड किसे कहते हैं। सोर्स कोड याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सोर्स कोड बेसिकली क्या होता है, कि जैसे आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहा है, तो उस समय वो जो कोड लिख रहा है वो कोड कहलाते हैं, एक्चुअल में सोर्स कोड कहलाते हैं। तो जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर बनवाते हैं तो सोर्स कोड हमको नहीं देता है। अगर आपको सोर्स कोड के साथ में पूरा सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो काफी महंगा आएगा, बहुत महंगा आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको जो भी सॉफ्टवेयर मिलते हैं, तो बिना आप परचेज भी करते हैं या रेंट पे भी लेते हो, तो बिना सोर्स कोड के वो आपको दिया जाता है, क्योंकि सोर्स कोड मतलब कि एक्चुअल आपका सॉफ्टवेयर वही होता है, तो जो लिखा जाता है वो प्रोग्रामर द्वारा लिखा गया ओरिजिनल प्रोग्राम, प्रिंटर से निकाला गया पेपर, मॉनिटर ब्राइटनेस, सीपीयू। क्या आएगा इसका आंसर, प्रोग्रामर द्वारा जो ओरिजिनल कोडिंग लिखी गई है वो कहलाती है क्या, सोर्स कोड कहलाती है, याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ हमारे ये वीडियो हो गया। ये टोटल मिला के कुल 3 वीडियो हमारे पास में हो गए हैं। कल परसों नरसों डेली क्लासेस होने वाली है। जिन लोगों ने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर याद से करें, और हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप भी लगाइएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग तैयारी करते रहिए अच्छे से, बिना डरे। हम लोग एग्जाम तक के सारी तैयारी कर लेंगे, और एग्जाम के जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन, मिडिवल क्वेश्चन और हायर क्वेश्चन, तीनों लेवल के क्वेश्चन हम लोग यूज करने वाले हैं। एग्जाम तक के सारे सिलेबस वाइज कंटेंट हम लोग आपको देने वाले हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।